हाय फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन आई एस ब्रह्मास्त्र ऑनलाइन स्टडी ग्रुप। इस वीडियो में हम लोग अफ्रीका के फिजिकल फीचर्स के बारे में बातचीत करेंगे। फिजिकल फीचर मीन्स क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, रिवर्स, लेक्स एंड एसोसिएटेड थिंग्स। इन चीज़ों पे हम लोग बातचीत करेंगे। यदि अफ्रीका के लैंडस्केप की बात की जाए या लैंडफॉर्म की बात की जाए, लैंडस्केप या लैंडफॉर्म का मतलब है कि सतह पे जो फॉर्म्स या आकृतियाँ पाई जाती हैं उन्हें हम लैंडस्केप या लैंडफॉर्म कहते हैं। तो ये लैंडस्केप या लैंडफॉर्म दो तरह की हो सकती हैं। या तो मैन मेड लैंडफॉर्म हो सकता है, जैसे बिल्टअप एरिया, हाउसेस, अपार्टमेंट्स, डैम, ये सब मैन मेड लैंडफॉर्म्स है। उसी तरह से नेचुरल लैंडफॉर्म माउंटेन हो गया, प्लेटूज हो गए, रिवर्स हो गए, ये सारे के सारे मैन मेड नेचुरल लैंडफॉर्म्स होता है। तो इसमें लैंडफॉर्म्स के लेवल में बातचीत किया जाए तो इस पूरे अफ्रीका का मैप को देखा जाए तो अफ्रीका का अधिकांश भाग एक उभरे हुए प्लेटू की तरह है। प्लेटू को हिंदी में पठार कहते हैं। पठार का शाब्दिक अर्थ एक टेबल से होता है। यह टेबल कहने का आशय यह है कि सपोज करो कि इफ़ वी कंपेयर प्लेटू विद माउंटेन, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे माउंटेन ऊंचे होते हैं, जनरली प्लेटू भी ऊंचे होते हैं। बशर्ते दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि जो माउंटेन से पर्वत है उनका ऊपरी भाग स्टीप नुकीला होता है, जबकि जो प्लेटूज होते हैं, पठार होते हैं, इनका ऊपरी भाग बिल्कुल फ्लैट की तरह होता है। इस प्रकार यदि अफ्रीका की बात किया जाए तो अफ्रीका का अधिकांश भाग एक पठार की तरह है। दिखाई दे रहा है, ये सारे के सारे प्लेटू रीजन है, पठार की तरह ये बने हुए हैं। ये सारे के सारे पठार टाइप के हैं। और यदि मैदानी इलाके की बात किया जाए, प्लेन इलाके की बात किया जाए, तो यहाँ प्लेन इलाका थोड़ा बहुत मेडिटेरियन सी कोस्ट के सहारे ये प्लेन पाया जाता है। इसके अलावा वेस्टर्न कोस्ट पे प्लेन पाया जाता है, जो अटलांटिक से टच वाला हिस्सा है वहाँ प्लेन पाया जाता है। इसके अलावा जो गल्फ ऑफ गिनी रीजन से सटा हुआ जो कोस्टल एरिया है यहाँ पाया जाता है। इसके अलावा थोड़ा सा ये जो साउथ अफ्रीका वाला हिस्सा है वहाँ पे प्लेन पाया जाता है। अदरवाइज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात किया जाए तो यहाँ कुल मिला जुला के यहाँ पे प्लेटू रीजन की प्रधानता पाई जाती है। लेकिन इस प्लेटू रीजन में भी बात किया जाए तो जो ईस्टर्न पार्ट है वो रिलेटिवली अधिक ऊंचे है। मतलब जो यहाँ के मेन माउंटेन्स हैं वो ऊंचे ऊंचे माउंटेन हैं, ये अधिकांश यहीं पे पाए जाते हैं। तो ये जो ईस्टर्न वाला पार्ट है ये सबसे ऊंचा दिखाई भी दे रहा है कि ये किलिमंजारो हिल है, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है। उसी तरह से दिखाई दे रहा है द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट माउंट केनिया इज आल्सो लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। तो दिखाई दे रहा है किलिमंजारो जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट में तंजानिया में मौजूद है। और जो सेकंड हाईएस्ट पीक है माउंट केनिया, ये भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट में मौजूद है। इसके अलावा यदि वेस्टर्न पार्ट की बात किया जाए तो माउंट कैमरून ये वेस्टर्न पार्ट में सबसे हाईएस्ट पीक हो जाती है। इसके अलावा अलग अलग जगह पे देखें तो ये बाई प्लेटू के नाम से जाना जाता है। बेसिकली ये अफ्रीका के पठार का ही अलग अलग खंड है जो नदियों द्वारा काटे गए हैं। ये कटंगा प्लेटू रीजन है। आगे रिवर्स में भी देखेंगे कि इट इज़ सोर्स ऑफ जैम्बेजी एंड कांगो रिवर, यहीं से कांगो और जैम्बेजी नदी का उद्भव होता है। और रिसोर्स वाले टॉपिक में देखेंगे कि कटंगा प्लेटू इज़ फेमस फॉर कॉपर माइनिंग, मतलब तांबे के खनन के लिए ये वाला क्षेत्र प्रसिद्ध है। इसके अलावा ये मोचिंगा प्लेटू रीजन दिखाई दे रहा है, मोचिंगा पठार इलाका है। इसके अलावा ये माटोपो हिल्स, ये भी एक पठार है। यहाँ पे अफ्रीका में देखेंगे तो एटलस भी खोलेंगे तो वहाँ दिखाई देगा ड्रैकेंसबर्ग हिल है। ये जो भूमध्य सागर से सटा हुआ इलाका है जहाँ पे मोरक्को अल्जीयर्स का जंक्शन वाला इलाका है, यहाँ पे एटलस पर्वत पाया जाता है। बेसिकली ये अल्पाइन एज का माउंटेन है। इसे अल्पाइन एज कहने का मतलब ये है
कि जिस तरह से एशिया में हिमालयन माउंटेन है, नॉर्थ अमेरिका में रॉकी है और साउथ अमेरिका में एंडीज़ माउंटेन रेंज है, उसी तरह से ये अफ्रीका में ये वाला जो इलाका है ये एटलस माउंटेन वाला इलाका है। इसके अलावा ये इथोपियन हाईलैंड है जो उच्च भूमि है, मतलब एक तरह से उठा हुआ भूभाग है, टेबल टाइप का। उसी तरह से ये दिखाई दे रहा है माउंट आहगर दिखाई दे रहा है, ये भी थोड़ा सा उठा हुआ पार्ट है। दिखाई भी दे रहा है कि हाईएस्ट पिक 2918 मीटर, मतलब लगभग सी लेवल से लगभग 3 किलोमीटर उठा हुआ भाग ये हो जाता है। इसके अलावा ये जोस प्लेटू है जो नाइजीरिया में मौजूद है। तो ये हम लोगों ने देखा है कि ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लैंडस्केप के बारे में बातचीत किया और कॉन्क्लूज़न के तौर पे हम कह सकते हैं कि अफ्रीका का अधिकांश भाग पठारी क्षेत्र हैं, कहीं कहीं मैदान पाए जाते हैं, वो भी केवल तटीय क्षेत्रों में है। हाँ, ये है कि पठारी क्षेत्रों में भी जो सर्वाधिक मात्रा में जो ऊंचा भाग है, सर्वाधिक मात्रा में ऊंचा भाग है, ये बेसिकली ये ईस्टर्न पार्ट में पाया जाता है, जहां अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पिक किलिमंजारो और माउंट केनिया के तौर पे मौजूद है, वो पाए जाते हैं। इसके बाद अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक काफ़ी जो एक तरह से बेहतरीन फीचर्स के तौर पे पाया जाता है, वो द ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका कहते हैं, जिसको महान भूभ्रंश घाटी कहते हैं। और इसकी शुरुआत होती है यहाँ पे, ये न्यासा लेक है, ये न्यासा लेक है, और यहाँ से ये शुरुआत होते होते ये रेड सी होते होते अंततः ये चला गया है, डेड सी तक चला गया है। तो इस वाले पोर्शन को द ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसको अफ्रीका का महान भूभ्रंश घाटी कहा जाता है। और यहाँ के झीलों की बात किया जाए तो दिखाई दे रहा है कि आगे अभी हम लोग देखेंगे कि जैसे ये न्यासा लेक है जिसको मलावी भी कहा जाता है, उसी तरह से ये टैंगानिका लेक है। तो इधर के जितने भी लेक्स हैं, ये जितने भी लेक्स हैं, ये सारे के सारे रिफ्ट वैली में ही हैं। और रिफ्ट वैली में होने का ही परिणाम है कि ये झील काफ़ी डीप टाइप के हैं, मतलब काफ़ी गहरे हैं, और लेंथ तो इनका काफ़ी ज़्यादा है, बशर्ते इनका ब्रेड्थ या चौड़ाई कम है। फॉर एग्जांपल ये जो लेक है टैंगानिका लेक, इट इज़ द सेकंड डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर बैकाल लेक ऑफ रूस, मतलब रूस के बैकाल झील के बाद ये दूसरा सबसे गहरा झील है। बशर्ते अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में बात किया जाए तो इट इज़ द डीपेस्ट लेक ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ये अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का सबसे गहरा झील हो जाता है। इस वीडियो में आगे हम लोग अफ्रीका के रिवर्स के बारे में बातचीत करेंगे। ये जो मैप दिखाई दे रहा है बेसिकली अफ्रीका के रिवर मैप है। तो यदि रिवर के एंगल से बातचीत किया जाए तो नाइल रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एज वेल एज वर्ल्ड। नील नदी यहीं पाई जाती है जो विश्व की भी सबसे लंबी नदी है और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की भी सबसे लंबी नदी है। ये दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा ये नाइल रिवर है। तो यदि नाइल रिवर के ओरिजिनेशन की बात किया जाए, इसके माउथ की बात किया जाए, तो बेसिकली नाइल रिवर इनिशियली 2 चैनल के रूप में निकलती है, 2 धाराओं के तौर पर निकलती है। इसकी एक धारा वाइट नाइल के नाम से निकलती है, विक्टोरिया लेक से। और आगे हम लोग देखेंगे कि विक्टोरिया इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड आल्सो द थर्ड लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर कैस्पियन एंड सुपीरियर लेक। तो ये जो विक्टोरिया लेक है ये इक्वेटोरियल रीजन में मौजूद है, और चूंकि इक्वेटोरियल रीजन में मौजूद है इसलिए यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट में रेनफॉल होता है। उसी की वजह से सबसे पहले वाइट नील निकलती है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ रिवर नील। इसके अलावा नील की जो दूसरी चैनल है ये ब्लू नील के नाम से, ये इथोपिया है, इथोपिया कंट्री है। तो ब्लू नील के नाम से इथोपिया से निकलती है। और इथोपिया में जो ताना लेक है, ताना झील है, यही ताना झील है, इसी ताना झील से
ये निकलती है और अंततः निकलने के बाद दोनों का जो संगम है, ये संगम होता है सूडान की राजधानी खार्तूम पे, इन दोनों की संगम होती है। तो खार्तूम इज़ ए कन्फ्लुएंस सिटी ऑफ वाइट नाइल रिवर एंड ब्लू नील रिवर, मतलब वाइट नील और ब्लू नील दोनों का संगम सूडान की राजधानी खार्तूम में होता है। यदि इस पर बने हुए डैम की बात किया जाए नाइल रिवर पे, तो सबसे पहले ये विक्टोरिया लेक से निकल के ये युगांडा से होते हुए आगे बढ़ती है और युगांडा में इस पे स्टैनले डैम बनाया गया है। इसके बाद युगांडा से होते हुए साउथ सूडान से ये सूडान में पहुंचती है। तो सूडान में जो वाइट नाइल है, इस पे वाइट नाइल डैम बनाया गया सूडान में। उसी तरह से जो ब्लू नील है, उस पे सेनार डैम बनाया गया। फिर आगे जब ये सूडान को पार करती है, तो पार करने के बाद ये इजिप्ट या मिस्र पहुंचती है और मिस्र में यहाँ पे इस पे वर्ल्ड फेमस असवान डैम बनाया गया है। और इसी असवान डैम के पीछे जो मैन मेड लेक मानव निर्मित झील बनी है, उस मानव निर्मित झील को हम नासिर लेक के नाम से जानते हैं। और अंततः नाइल रिवर प्रिपेयर्स इट्स डेल्टा इन मेडिटेरियन सी नियर सिटी अलेक्जेंड्रिया। अंततः यह जो नील नदी है, ये अलेक्जेंड्रिया नगर के पास ये भूमध्य सागर में अपना मुहाना बना लेती है। तो ये हम लोग देखा नील नदी के बारे में। ये कॉन्गो रिवर है। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, बट वाटर वॉल्यूम के एंगल से बात किया जाए तो ये अमेज़न के बाद विश्व में वाटर वॉल्यूम के एंगल से ये दूसरी बड़ी नदी है। और आगे क्लाइमेटोलॉजी में भी हम लोग देखेंगे कि जो नदियाँ बेसिकली इक्वेटोरियल रीजन में बहती हैं, वहाँ पे काफ़ी अधिक मात्रा में रेनफॉल होता है, जिसका परिणाम होता है कि वाटर वॉल्यूम के दृष्टिकोण से वो नदियाँ बड़ी हो जाती है। फॉर एग्जांपल साउथ अमेरिका के मैप में जब हम देखेंगे तो देखेंगे कि अमेज़न वाटर वॉल्यूम के एंगल से विश्व की सबसे बड़ी नदी हो जाती है, कारण कि इक्वेटोरियल रेनफॉल रीजन से होकर पास करती है। उसी तरह से ये जो कॉन्गो रिवर है, ये वाटर वॉल्यूम के दृष्टिकोण से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा नदी हो जाता है। और वर्ल्ड लेवल में बात किया जाए तो अमेजन के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट हो जाता है, कारण वही कि इक्वेटोरियल रेनफॉल रीजन में इसकी मौजूदगी है। और कांगो रिवर इज़ ओनली रिवर ऑफ द वर्ल्ड विच कट्स इक्वेटर ट्वाइस, मतलब इकलौती नदी है जो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। फिर ये दिखाई दे रहा है, ये नाइजर रिवर है जो फुटा जालोन पर्वत श्रेणियों से निकलती है लाइबेरिया के पास से, और अंततः नाइजीरिया में पोर्ट हार्कोर्ट के पास अपना ये माउथ तैयार कर लेती है। और दिखाई दे रहा है कि ये बेनू रिवर है। इट इज़ ट्रिब्यूटरी ऑफ नाइजर रिवर, ये नाइजर रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और अंततः जिस तरह से कांगो रिवर अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना तैयार कर लेती है, उसी तरह से ये भी जो नाइजर नदी है, ये भी अटलांटिक महासागर में गल्फ ऑफ गिनी के सहारे अपना मुंह तैयार कर लेती है। ये भी एक छोटी सी नदी है, सेनेगल नदी, और दिखाई दे रहा है कि सेनेगल नदी भी अटलांटिक महासागर में अपना माउथ तैयार कर लेती है। इसके बाद ये जेम्बेजी भी यहाँ की इम्पोर्टेंट रिवर है। इट आल्सो ओरिजिनेट्स फ्रॉम कटंगा प्लेटू रीजन। ये कटंगा प्लेटू रीजन है, यहीं से कॉन्गो रिवर भी निकलती है और यहीं से जेम्बेजी नदी भी निकलती है। आगे जब हम लोग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के रिसोर्स के बारे में बातचीत करेंगे तो देखेंगे कि कटंगा प्लेटू रीजन इज़ फेमस फॉर कॉपर माइनिंग के लिए फेमस है। तो ये जेम्बेजी रिवर है, और जेम्बेजी रिवर पे ही विक्टोरिया वाटरफॉल्स है। साथ ही साथ इस पे वर्ल्ड फेमस करीबा डैम भी बनाया गया, जिसके पीछे करीबा झील है। इसके अलावा इस पे कोबारबासा डैम है। ये लिम्पोपो रिवर है, दिखाई दे रहा है, ये लिम्पोपो रिवर है, एंड इट इज़ ओनली रिवर ऑफ द वर्ल्ड विच कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस।
ये विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये ऑरेंज रिवर है, साउथ अफ्रीका की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है और इसकी एक आप एटलस में देखेंगे वॉल इसकी एक ट्रिब्यूटरी भी है। अंततः ये भी अटलांटिक महासागर में अपना माहौल तैयार कर लेती है। तो ये देखा अफ्रीका के नदियों के बारे में देखा। कंक्लूज़न के तौर पे हम कह सकते हैं कि नाइल रिवर मेडिटेरियन सी अर्थात अटलांटिक ओशन में अपना माहौल तैयार करती है। नाइजर रिवर ये भी अटलांटिक महासागर में गल्फ ऑफ गिनी के सारे अपना माउथ तैयार करती है। सेनेगल रिवर आल्सो फॉर्म्स हर माउथ इन अटलांटिक ओशन। जो कॉन्गो रिवर है ये भी अटलांटिक महासागर में अपना माउथ तैयार करती है। जिम्बेजी नगर इंडियन ओशन में अपना माउथ तैयार करती है। लिम्पोपो रिवर ये भी इंडियन ओशन में अपना माउथ तैयार करती है। और जो ऑरेंज रिवर है ये अटलांटिक ओशन में अपना माउथ तैयार करने का काम करती है। इसके बाद हम लोग अफ्रीका के लेक के बारे में देखेंगे। और जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो अफ्रीका के पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग में एक ग्रेट रिफ्ट वैली पाई जाती है जो साउथ में लेक न्यासा जिसे मलावी झील कहा जाता है, मलावी झील से लेके ये नॉर्थ में एशिया के डेड सी तक चली जाती है। तो इस मैप में दिखाई दे रहा है कुछ अफ्रीका के लेक्स के बारे में दिखाई दे रहा है। तो यदि अफ्रीका के लेक्स के बारे में बात किया जाए तो ये विक्टोरिया लेक है। इट इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट and also the third largest lake of the world after Caspian and Superior Lake। मतलब कैस्पियन सुपीरियर लेक के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है, बशर्ते ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी झील हो जाती है। और आप एटलस देखेंगे तो इसके किनारे किनारे पे तंजानिया, युगांडा और केनिया की अवस्था है। लेकिन ख़ास बात यह है कि भले ही अफ्रीका का ये जो पूर्वी हिस्सा है यहाँ पे काफ़ी छोटी छोटी झीलें हैं, कुछ झीलों को इसमें दिखाया भी गया है और अधिकांश झीलें ये ग्रेट रिफ्ट वैली में पाई जाती है। बशर्ते जो विक्टोरिया लेक है ये रिफ्ट वैली वाला लेक नहीं है। इसके अलावा जो न्यासा लेक है ये दिखाई दे रहा है कि ये रिफ्ट घाटी में बना हुआ लेक है। इसके बाद ये टंगानिका लेक है, ये टंगानिका लेक है एंड टंगानिका लेक इज़ द सेकंड डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड जस्ट आफ्टर बैकाल लेक ऑफ रूस के बैकाल झील के बाद ये दूसरा सबसे गहरा झील है। बशर्ते कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के संदर्भ में ये सबसे गहरा झील भी है और विक्टोरिया के बाद सेकंड लार्जेस्ट लेक हो जाता है। ये लेक एल्बर्ट झील है, ये तुर्काना झील है। इसके अलावा यहाँ पे कीबू झील भी है, कीबू झील भी यहीं पे हो जाता है। इसके अलावा ये ताना झील है और जैसा कि रिवर्स टॉपिक में हमने देखा था लेक ताना इज़ सोर्स ऑफ ब्लू नील रिवर। यहाँ पे चार्ट है, ये भी यहाँ की प्रमुख झील है और चार्ट झील में ही एक रिवर फ्लो करती है जिसको चारी रिवर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कुछ मैन मेड लेक भी है, जैसे यहाँ पे घाना कंट्री है, घाना में एक वोल्टा रिवर है, वोल्टा रिवर पे वोल्टा डैम बनाया गया, उस डैम के पीछे एक बड़ी सी मैन मेड रिवर फॉर्म हुई है जिसे वोल्टा लेक्स के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से यहाँ पे नील नदी पे आसवान डैम बनाया गया, इसके पीछे एक मैन मेड लेक है जिसको नासिर लेक के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से ये जैम्बेजी रिवर वाला इलाका है और यहाँ पे करीबा लेक पाया जाता है, करीबा झील पाया जाता है। उसी तरह से कोबार बासा पाया जाता है। तो ये हमने देखा कि ये पूरा का पूरा ये अफ्रीका के एक तरह से लेक के तौर पे ये पाया जाता है। यदि
अफ्रीका के क्लाइमेट की बात किया जाए तो अफ्रीका के बारे में बता दें कि अ, जो इक्वेटर है, मतलब भूमध्य रेखा है, अफ्रीका के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, जिसका परिणाम है कि इसका जितना विस्तार नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है उतना ही विस्तार इसका सदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। इसका मतलब इससे इक्वेटर भी होकर पास करती है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब ये कर्क रेखा भी से होके पास करती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा भी पास करती है। यही कारण है कि ये जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के जिस तरह की जलवायु नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाई जाती है उसी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में भी उस तरह की जलवायु पाई जाती है। तो जिस तरह से उत्तर की तरफ भी जलवायु उसी तरह की है, दक्षिण की तरफ जलवायु पाई जाती है। तो इसमें सबसे पहला रेन फॉरेस्ट है। ये इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट टाइप क्लाइमेटिक रीजन है। इस इलाके में काफ़ी अधिक वर्षा होती है, और अधिक वर्षा होने का परिणाम यह होता है कि यहाँ पे काफ़ी डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है, जिसको इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। महोगनी या बोनी या आयरनवुड यहाँ के प्रमुख वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, और विश्व में सर्वाधिक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इसी क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसका विस्तार विशेष रूप से ये कॉन्गो में पाया जाता है, कैमरून में पाया जाता है। इसके अलावा जो गल्फ ऑफ गिनी से सटे हुए देश हैं वहाँ भी इस तरह की क्लाइमेट पाई जाती है। इसके अलावा जो दूसरा है ये सवाना टाइप क्लाइमेट है। बेसिकली ये ग्रासलैंड टाइप का होता है, और जब इस रेन फॉरेस्ट रीजन से दूर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, और वर्षा की मात्रा कम होने की वजह से सवाना क्षेत्र में बेसिकली ग्रासलैंड है, घास भूमियाँ है। हाँ, यह है कि ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होने के कारण जो ग्रासेस हैं बेसिकली ये काफ़ी लंबे तो हैं, बशर्ते न्यूट्रिएंट्स वैल्यू का अभाव होता है। यही कारण है कि इस इलाके में पशुपालन का काम उतना सही से नहीं हो पाता है। इसके अलावा जो स्टेपी है ये भी एक तरह से ग्रास लैंड ही रीजन है, ग्रास लैंड ही है, बशर्ते कि यहाँ की घासें छोटी छोटी होती है और सॉफ्ट होती हैं, साथ ही साथ इसमें न्यूट्रिएंट्स वैल्यू भी होती है। इसके बाद डिज़र्ट है। तो अफ्रीका में जैसा कि हमने पहले ही बताया कि इक्वेटर के जैसे उत्तर पाया जाता है क्लाइमेटिक, उसी तरह से इधर भी रिपीटिशन होता है। तो डिज़र्ट की बात की जाए तो अफ्रीका के उत्तरी भाग में भी डिज़र्ट पाया जाता है, और दक्षिणी भाग में भी डिज़र्ट पाया जाता है। तो दिखाई दे रहा है ये सहारा डिज़र्ट है। इट इज़ द लार्जेस्ट डिज़र्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसके अलावा ये भी डिज़र्ट है, ये कालाहारी डिज़र्ट है, और नामीबिया में इसको नामीब डिज़र्ट के नाम से जानते हैं। और इसी जो कालाहारी डिज़र्ट है, इसी डिज़र्ट में इट इज़ होमलैंड ऑफ ऑस्ट्रिच, ये शुतुरमुर्गों का ये वास स्थल के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा जो मेडिटेरियन सी है, आगे क्लाइमेटोलॉजी के लेक्चर में भी देखेंगे कि जो मेडिटेरियन सी है, तो मेडिटेरियन सी के सहारे जो क्लाइमेट पाया जाता है उसको मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट के नाम से या भूमध्य सागरीय जलवायु के नाम से जाना जाता है। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भूमध्य सागरीय जो जलवायु वाला क्षेत्र है बेसिकली ये मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट हो जाता है। इसके अलावा साउथ में जो केप टाउन सिटी है वहाँ मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट पाया जाता है, और इस मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट की विशेषता होती है, आगे क्लाइमेटोलॉजी में भी देखेंगे कि इट इज़ ओनली कॉन्टिनेंट विच रिसीव्स रेनफॉल इन विंटर सेशन, बट समर सीजन इज़ कम्प्लीटली ड्राई। मतलब इस जलवायु क्षेत्र की विशेषता होती है कि यहाँ शीतकाल में वर्षा तो होती है, बशर्ते ग्रीष्मकाल पूरी तरीके से शुष्क होता है। एंड मेडिटेरियन क्लाइमेट रीजन इज़ फेमस फॉर सिट्रस फ्रूट्स, तरह तरह के रसदार फल जैसे अंगूर हो गए, नाशपाती हो गए, और नींबू प्रजाति के अन्य फलों का मुख्य केंद्र है। इसका परिणाम होता है कि जो मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट रीजन है
बेसिकली ये वाइन मेकिंग या मदिरा निर्माण का भी केंद्र हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने अफ्रीका के फिजिकल फीचर्स में बातचीत किया।